Hello everyone, once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be very well. चलिए गाइस, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर जिसका नाम है GS by शुभा, साइंस भी पढ़ानी स्टार्ट कर दी गई है। तो हमने साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट की है। क्या स्टार्ट किया है हमने साइंस में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। तो आज हमारी केमिस्ट्री की जो क्लास है उसका आज तीसरा दिन है। तो हम केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं मैटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर होते क्या हैं? तो वो सब चीज़ें हमने अपनी पहली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, उनको क्या है, उसको दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक उसके भौतिक गुण के आधार पर, एक उसके रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के। ठीक है। तो हमने पहले क्या स्टार्ट किया था? हमने पहले स्टार्ट किया था कि जो पदार्थ होते हैं उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ की उसके भौतिक गुणों के आधार पर 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और लास्ट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जिसमें से हमने कल कौन सी पढ़ ली थी? कौन सी अवस्था के बारे में जान लिया था? हमने सॉलिड के बारे में कंप्लीट डिटेल में जान लिया था कि सॉलिड्स एग्जैक्ट में होते क्या क्या हैं। ठीक है। तो आज की जो हमारी थर्ड क्लास है, इसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं? इसमें हम लिक्विड्स के बारे में जानने वाले हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं, इसमें हम उनके बारे में जानने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या आता है? कौन सी अवस्था आती है? ये लिक्विड स्टेट आती है, तरल अवस्था। तो लिक्विड स्टेट में क्या कहा गया है पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में? वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल आर सम ऑफ द कॉमन लिक्विड्स। पानी हो गया, दूध हो गया, फलों का जूस हो गया, इंक हो गई, मूंगफली का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये सब क्या है? कॉमन लिक्विड्स है। ठीक है। साथ ही साथ हिंदी में भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी में आता है तरल अवस्था। लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? तरल। तो तरल अवस्था में क्या आता है कि जैसे जल हो गया, दूध हो गया, फलों का जूस हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल आदि हमारे आसपास उपस्थित क्या है? कुछ द्रव हैं। क्या है हमारे आसपास उपस्थित? कुछ द्रव हैं। चलिए आगे जानते हैं, आगे लिक्विड्स के बारे में क्या कहा गया है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनकी क्या होती है? एक फिक्स आयतन होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे कि, चलिए पहले मैं आपको आगे पढ़ के बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। लिक्विड्स टेक अ शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेसेस। लिक्विड उन्हीं वेसल्स की शेप ले लेते हैं जिनमें हम उनको डालते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखिएगा आप, ये क्या है? यहाँ पे बनाती हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्या है? सपोज कीजिए ये क्या है? एक गिलास है। तो इसमें हमने लिक्विड डाला। क्या डाला हमने? एक लिक्विड डाला। तो इसने, लिक्विड ने क्या किया? ग्लास की शेप ले ली। साथ ही साथ ये क्या है? हमने ये मान लिया ये कटोरा है। क्या है? ये कटोरा है। हमने इसके अंदर लिक्विड डाला, तो ये क्या है? लिक्विड है। इसके अंदर कोई भी पानी है, कुछ भी लिक्विड आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसने क्या किया? इसने इसी की शेप ले ली। जिस वेसल में, जिस पात्र में हमने इसको डाला, इसने उसी की शेप ले ली। तो मान लीजिए कि इसमें भी 1 लीटर लिक्विड आ सकता है और इसमें भी क्या है? 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, दूध या पानी या कुछ भी। तो क्या हुआ? तो इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनका क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स होता है। क्या होता है? वॉल्यूम तो उनका फिक्स होता है, लेकिन उनकी शेप क्या है? एक फिक्स नहीं होती है। हमने ग्लास में डाला तो उसने क्या किया? ग्लास की शेप ले ली। हमने एक कटोरे में डाला तो उसने क्या किया? एक कटोरे की शेप ले ली। ठीक है। तो हम उसे जिस भी पदार्थ, जिस भी उसमें डालते हैं, जिस भी वेसल में डालते हैं, तो वो उसी की शेप ले लेता है लिक्विड। ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी में बताया गया है,
द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में तरल को डाला जाता है वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब जैसे एक बार और ये समझ लिए कि जैसे ये है, ये कोई भी क्या है, पात्र है। इसमें मान लीजिए ये, इसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। और ये क्या है? ये इस तरीके का एक पात्र है, इसमें भी 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। हमने लिक्विड को इसमें डाला तो इसने इसकी शेप ले ली, हमने लिक्विड को इसमें डाला तो इसने इसकी शेप ले ली। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड का जो आयतन है, जो द्रव है, द्रव का जो आयतन है वो तो फिक्स है, वो तो निश्चित है। बट इसका जो आकार है, जो तरल का द्रव का आकार है वो निश्चित नहीं है। इसमें डाला तो उसने इसका आकार ले लिया, इसमें डाला तो उसने इसका आकार ले लिया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ठोसों की भांति द्रव को भी अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये कोई भी ठोस है, मान लीजिए कोई भी ईंट है, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम इसको दबाएंगे तो इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता, अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से हमने मान लिया ये किसी भी पात्र में ये लिक्विड है, क्या है? ये तरल पदार्थ है। तो जब हम उसको ऊपर से कंप्रेस करेंगे, ऊपर से दबाएंगे तो क्या इसको दबाया जा सकता है? तो लिक्विड को भी क्या है? दबाया नहीं जा सकता। ठोसों की भांति जो सॉलिड्स हैं उन्हीं की तरह जो लिक्विड्स हैं उनको भी क्या नहीं किया जा सकता? कंप्रेस नहीं किया जा सकता, अधिक दबाया नहीं जा सकता, अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है कि द अट्रैक्शन फोर्स and density of molecules in the fluid are lower than in the solid but higher than in of the gas। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होती है और डेंसिटी होती है, उनके जो कण होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी द्रव के अंदर, तो वो क्या होती है? वो ठोसों के देख कंपेयर करें, जो ठोस हैं उनके उनसे कंपेयर करें तो कम होती है, और गैस से कंपेयर करें तो क्या है? गैस से अधिक होती है। अब देखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे ये क्या है? ये एक ठोस है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ भी मान लीजिए। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके क्या हैं? इसके जो अणु हैं वो क्या है? बहुत ही पास पास है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ना के बराबर है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, या फिर अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, वो अधिक है, और इनकी दूरी ना के बराबर है। अब यहाँ ले लेते हैं हम, ये लिक्विड है एक पात्र में, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं ये? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस हो गई, तो गैस तो मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। चलिए हमने गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब समझिएगा मेरी बात। इसमें कहा गया है द अट्रैक्शन फोर्स, जो आकर्षण बल होता है, एंड डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड, जो आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है किसी भी अणु में, जो तरल होते हैं, तरल के जो अणुओं में जो द्रव होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो सॉलिड के कंपेयर में तो कम होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत, उसके मॉलिक्यूल्स जो ठोस होते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इस वजह से क्या है, जब कोई बहुत पास पास है, इसका मतलब यही है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है? अधिक है। और जो डेंसिटी है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी क्या है? अधिक है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव के अंदर जो अणु मौजूद होते हैं, तो जो द्रव के अणु होते हैं उनके बीच में एक जो अणु होते हैं उनके आपस में जो आकर्षण बल होता है वो, और घनत्व होता है वो क्या है? ठोसों से कंपेयर करें हम
तो कम होता है। क्या करें, अगर हम ठोसों से कंपेयर करें, सॉलिड से कंपेयर करें, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होती है और जो डेंसिटी होती है लिक्विड्स के अंदर, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होती है, आकर्षण जो होता है, आकर्षण बल जो होता है अणुओं के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम होता है, और जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन जो गैस होती है, क्योंकि अब ये देखिए, अब ये गैस के अणु है, तो गैस के जो अणु हैं, तो गैस तो किधर भी, हर जगह गैस है, गैस तो हर जगह, हम सांस ले रहे हैं तो वहाँ भी गैस है, अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, और गैसेज भी मिली हुई हैं। तो वो तो गैस क्या है, गैस तो मुक्त रूप से घूमती है, गैस तो कहीं, हर जगह गैस होती है, गैस तो कहीं भी हो सकती है। तो गैस के जो अणु होते हैं ना, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो लिक्विड के अणु होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। साथ ही साथ जो लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जो गैस है, गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में तो जो घनत्व होता है वो कम होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड्स का घनत्व होता है, जो द्रव का घनत्व होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन जो गैस है, जितनी भी गैसेस हैं, उनके कंपैरिजन में क्या होता है, लिक्विड का घनत्व, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होती है और डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, जो फ्लूइड होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी जो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्स होती है और डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है और गैसेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए, ये हिंदी में भी यही है कि जो द्रव के अणु हैं, द्रव के अणुओं में जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, और जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, ठोसों की तुलना में कम, जबकि गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है। क्या होता है, गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है, गैसों की तुलना में अधिक होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, प्योर वाटर ओनली हैज़ एन एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर मिलीलीटर एट 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4.0 डिग्री सेल्सियस। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर अकर्स एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट द टेम्परेचर टू अपोजिंग इफेक्ट इन आर इन बैलेंस। चलिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है कि 32.2 डिग्री, जिसको हम क्या कह सकते हैं, या तो हम बोलेंगे 32.2 डिग्री या फ़ारेनहाइट, 32.2 डिग्री, या सॉरी ये यहाँ फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो 32.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.0 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या, 4.0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोल लेंगे 32.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम कह सकते हैं 4.0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का सटीक घनत्व, जो शुद्ध जल होता है उसका सटीक घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिक घनत्व कहाँ होता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जल जो है, जो वाटर है, उसका अधिक जो घनत्व है वो कहाँ कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस तापमान पर दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होते हैं। किस वजह से होता है, क्योंकि इस तापमान पर क्या होते हैं, जो अलग, जो विपरीत प्रभाव हैं, अलग अलग जो प्रभाव हैं, जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, या फिर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, क्या, पानी, तो क्या है, संतुलन में होते हैं, वो बैलेंस होते हैं बिल्कुल। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर पानी क्या है, जमना शुरू हो जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर पानी पिघलना शुरू होता है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी का घनत्व हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर क्या है, वो विपरीत क्या होता है, वो
उसका जो पानी है, उसका जो जल है, जो वाटर है, उसका घनत्व क्या है, अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों विपरीत प्रभाव है ना वो संतुलन में रहते हैं, चाहे वो सॉलिड की तरफ हो चाहे वो लिक्विड की तरफ हो। ठीक है, तो आई होप आपको लिक्विड के बारे में, जो तरल अवस्था है, जो लिक्विड स्टेट है किसकी, किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की, उसके बारे में आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो चौथी अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। फिर उसके बाद हम कौन सी अवस्था में, पांचवी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे किसी भी पदार्थ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।